today's video for class 6 social science government topic of civics. गवर्नमेंट में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट का मीनिंग एंड गवर्नमेंट के फंक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में हमने जाना था गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस टू रन अ कंट्री and different functions: maintaining law and order, providing basic facilities, action on social issues, protects the boundaries, undertake relief measures, makes laws for everyone. ये हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट 3 टाइप्स के हो सकती है. फर्स्ट इज़ अ डेमोक्रेसी, सेकेंड मोनार्की एंड थर्ड इज़ द डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी अगर डिस्कस किया जाए, हमारी गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो है वो डेमोक्रेसी ही है, लोकतंत्र की फॉर्म में ही है. डेमोक्रेसी में पीपल को सुप्रीम माना जाता है, सबसे ऊपर लोगों को माना जाता है. एंड इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ. यहाँ पर लोग ही होते हैं जो सरकार को पावर देते हैं कानून बनाने की, कानून को लागू करने की और कानून को जो है फॉलो करवाने की. जितनी भी पावर होगी सारी जनता ही सरकार को देती है. दे डू दिस, वो इसको किस तरह करेंगे? थ्रू डिसीजंस इन विच इलेक्शंस वोट फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इन फैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम. यहाँ पर लोग कैसे चुनाव करेंगे डेमोक्रेसी में? वो वोट देते हैं. कुछ पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ में से किसी अपनी पर्टिकुलर पार्टी या फिर किसी काम करने वाली पार्टी या फिर जो उन्हें लगता है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बेटर हो सकता है, उसको सिलेक्ट करते हैं अपनी वोट के जरिए. दीज इलेक्टेड पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट. उन्होंने जो ये वोट के जरिए जिस पर्सन को सिलेक्ट किया है वही गवर्नमेंट को बनाता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, गवर्नमेंट सिस्टम बनता है. इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल एंड अपने सारे कार्यों के लिए, अपने सारे फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ेगा पीपल को. जनता सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, आपने ये काम क्यों किया, कैसे किया. राइट टू इन्फॉर्मेशन उनको है, यानी सूचना का अधिकार उनको है कि हमें बताया जाए कि ये काम क्यों किया गया. एंड इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस. और गवर्नमेंट अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करेगी जनता के सामने. मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सारी कंट्री हैं जिनका डेमोक्रेटिक फॉर्म है, जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है उनमें एग्जाम्पल आता है इंडिया एंड अमेरिका. these two are the democratic countries. नेक्स्ट बात करते हैं मोनार्की. मोनार्की यानी राजतंत्र. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राजा का तंत्र. द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन. जो रॉयल फैमिली का हेड होगा, राजसी परिवार का जो भी हेड होगा, वो नेशन का भी हेड माना जाएगा. इसमें राजा, रानी या फिर उनका नियरली डियरली जो भी क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होगा वो, या फिर मोस्टली एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा जो है वो राजतंत्र में उत्तराधिकारी बनता है. हेरिडेटरी सक्सेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अधिकार इसमें फॉलो किया जाता है. इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक्स डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें स्मॉल ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का, जिसके जरिए जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा या राजा, रानी, एल्डेस्ट सन जो भी होगा, वो अपनी सरकार चलाएगा. कुछ मिनिस्टर्स या एडवाइज़र्स होंगे उसके पास, छोटा सा ग्रुप होगा जिनकी सलाह से वो सारा काम करेगा. द किंग्स और द क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस. इसमें डेमोक्रेसी में हम सरकार जो है अपने एक्शंस, अपने सारे लॉज वगैरह जो है जनता के सामने बताएगी, एक्सप्लेन करेगी. बट मोनार्की में उनको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड अगर एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड देयर डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस को भी, डिसीजंस के बचाव के लिए या जो भी कुछ है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. और अगर मोनार्की की बात की जाए तो मोनार्की मोरक्को एंड सऊदी अरेबिया, 2 कंट्रीज़ अगर एग्जांपल लूँ,
मोरक्को, सऊदी अरेबिया, इन 2 कंट्रीज़ में जो है मोनार्की पाया जाता है। और भी कंट्रीज़ हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रखती हैं। थर्ड आता है हमारा डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेटरशिप में पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन मैन। वहाँ पर डिक्टेटरशिप में लोगों को कोई अधिकार नहीं होता, सारी पावर जो है मेन जो है आदमी जो भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट होगा, मेन हेड जो होगा उसी के पास होगी, जिसे मतलब वन मैन कोई भी होगा, हैंड्स ऑफ वन मैन, एक आदमी के हाथ में ही होगी। दैट इज़ देयर इज़ सिंगल रूलर, यहाँ पर एक ही राजा होगा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होंगी। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। ज़्यादातर डिक्टेटरशिप वहीं पर हुई हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग रूलर को डिफीट करके अपनी मिलिट्री से वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। एंड डिक्टेटरशिप सिस्टम में सिटीजन्स जो हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते सरकार से, उसकी फंक्शनिंग पे भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अ सिटीजन इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट बट ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर। वो कोई मास्टर नहीं है, वो रेगुलेट कराने वाला नहीं होता कोई भी पीपल, वो सिर्फ डिक्टेटर की दया पे जो है काम करता है। एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान में ये डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल है। एंड सद्दाम हुसैन एट इराक, ये भी एग्जाम्पल है कुछ डिक्टेटर्स के। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। रूल बाय पीपल, लोगों द्वारा चलाया जाता है, बिकॉज इसमें लोग जो है अपनी वोट से अपनी सरकार या अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र जैसे आपके यहाँ जो है पार्षद के चुनाव होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टी में पार्षद का चुनाव होगा। फिर आपके एरिया में एमएलए के इलेक्शन होंगे, एमएलए के इलेक्शन में भी पर्टिकुलर पार्टी से जिसको आप चूज़ करोगे, फिर आगे एमपी के इलेक्शंस होंगे, उस एमपी को आप चूज़ करोगे। ये सारे जो लेवल बाय लेवल आप चूज़ करते जा रहे हो, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये आपकी उस एक वोट के जरिए जो आपने उन्हें दी है, उस वोट के जरिए आपको ये संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र हमारे देश में है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर या फिर एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी जो माना जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार। हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार है। राइट टू वोट फॉर एवरी अडल्ट, हर अडल्ट माना जाएगा जो 18 साल का हो गया है, उसे वोट देने का अधिकार है। इसी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कहा जाता है। अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज जो भी हुई हैं वहाँ पर मैन को ही वोट करने का अधिकार था, या फिर वो मैन जिसके पास सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वोट कर सकता है, या फिर जो पढ़ा लिखा है वो वोट कर सकता है। वुमेंस को और पुअर को और अनएजुकेटेड पर्सन्स को वोट करने का राइट नहीं था। अभी एट प्रेजेंट ये राइट हैं, हर मैन वुमेन सबको ये राइट है, कोई पार्शलिटी नहीं की गई है। अब हम कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, उससे पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आता है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल जो है आपकी स्थानीय सरकार होगी। अ गवर्नमेंट इन अ विलेज, टाउन और लोकेलिटी, वो सरकार जो टाउन, गांव, किसी कस्बे, गांव और किसी स्थानीय स्तर पर काम करती है उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट लोकल प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट करती है। लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायती राज सिस्टम, जिला परिषद, म्यूनसिपल कमेटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जो होगा, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और इसमें जो इसके अगर रिलेटिव इश्यूज़ जो पूरी स्टेट से रिलेटेड हैं वो लिए जाएंगे। एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नेशनल लेवल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल जो गवर्नमेंट होगी जो नेशनल या सेंट्रल लेवल पर होगी, नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसी को नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये पूरी कंट्री से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करती है। एंड एग्जाम्पल इज़ इंडियन गवर्नमेंट। अब हमारे पास केस स्टडीज़ हैं। फर्स्ट इज़ द सफ्रेगेट मूवमेंट। सफ्रेगेट मूवमेंट, the women's suffragette movement on the suffragette movement refers to the women's struggle to vote, especially to entire Europe and USA और यूरोप में वुमेंस ने वोट, अपने वोट के अधिकार के लिए एक मूवमेंट किया था जिसे सफ्रेगेट मूवमेंट कहा गया था।
सफ्रेगेट मूवमेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। यहाँ पर सफ्रेज का मतलब है वोट का अधिकार। वुमेन्स और पुअर को वोट देने का कोई भी राइट नहीं था। कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे कि वुमेन्स जो हैं फिजिकली और मेंटली वीक होती हैं, वो वोट देने या कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं होती, इसलिए उनको वोट का अधिकार नहीं था। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1848 1848 अमेरिका में, ब्रिटेन में 1870 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो ये मूवमेंट जो है काफ़ी पीक पर था। वॉर के टाइम जो है मैन जो फाइटिंग में बिजी थे, वहीं पर वुमेन्स ने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म किया। पब्लिक प्लेसेस रेलिंग्स पर उन्होंने अपने चेन बनाकर सफ्रेज किया एंड हंगर स्ट्राइक्स की, उनमें से बहुत सारी तो जेल में भी गई। रिजल्ट क्या हुआ? वुमेन्स ने राइट टू वोट पा लिया। न्यूजीलैंड में 1893, ऑस्ट्रेलिया में 1902, यूएसए में 1920, यूके में 1928। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ही 1952 में हुए थे, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ हुए थे, यानी मैन वुमेन पुअर रिच सबको साथ लेकर ये इलेक्शन हुआ था। अब एक और छोटी सी केस स्टडी, एंटी अपार्थेड स्ट्रगल, जो कि इन्हीं 3 फॉर्म्स पर बेस्ड है। एंटी अपार्थेड स्ट्रगल जो था रेशियल सेग्रीगेशन के लिए था। रेशियल सेग्रीगेशन मतलब रंग भेद नीति, अलगाव का नियम जो था साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते थे, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल एंड मिक्स्ड वैरायटी। ब्लैक पीपल जो थे वो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल्स थे, एंड वाइट पीपल जो थे वो ब्रिटेन से आए हुए थे, ब्रिटिशर्स थे, एंड द मिक्स ब्रीड जो थी वो इंडियन ब्रीड थी, जो कि वहाँ पर लेबर की तरह काम करती थी। साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को जो है काफ़ी उनके साथ पार्शलिटी की जाती थी। इंडियंस लेबरर की तरह काम करते थे। अपार्थेड लॉ लागू हो गया, जिसके कारण ब्लैक पीपल को वाइट से सेपरेट किया गया और उनको राइट टू वोट नहीं था, उनको दूसरी रेसेस के साथ बैठने का भी अधिकार नहीं था। एजुकेशनल स्टैंडर्ड दोनों के लिए अलग अलग थे, वाइट एज वेल एज ब्लैक। उनके सेपरेट हॉस्पिटल थे, एम्बुलेंस फैसिलिटी अलग थी, ट्रेन बसेस सब कुछ अलग था। उनको एक तरह से अनटचेबल्स की तरह बिहेव किया जाता था, उनको अछूत माना जाता था। बहुत सारी सीटें वाइट के लिए रिजर्व थी, ब्लैक के लिए कुछ नहीं था। ब्लैक और कलर्ड पीपल जो थे उनको अफ्रीकन्स लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जाता था, और ये लैंग्वेज जो है वाइट लोग नहीं बोलते थे। एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियम स्टार्टेड मेनली इन 1970। 1970 में इस संघर्ष की शुरुआत हुई, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC लीडरशिप नेल्सन मंडेला, जो कि आपने नाम पहले भी सुना होगा, नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में FW डे क्लार्क, जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल को देखते हुए 1991 में ये अपार्थेड लॉज लागू कर दिया, अपार्थेड अलगाव का नियम लागू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी रेस को अलग नहीं किया जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया उन्होंने। 1994 में साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनके उभरा, और इलेक्शंस हुए। फर्स्ट इलेक्शंस जो हुए उनमें नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, एंड जो कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस हुए। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के फंक्शंस, टाइप्स और लेवल्स को हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।